श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से है जहां हाथी और मानव द्वंद की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां हाथी रिहायशी बस्तियों में घुस जाते हैं, मकानों को नष्ट करने के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाथी के हमलों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस समस्या की मूल वजह क्या है और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री प्रेम कुमार। आप वर्ष 1994 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। प्रेम कुमार जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद की कई घटनाएं देखने में सुनने में आती रहती हैं, तो इसे हम हाथी की समस्या ना कहें, क्योंकि हाथियों को भी हो सकता मानव से समस्या हो। जरूर। तो इसे हम हाथी मानव द्वंद कह सकते हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या है इसका मूल वजह? क्योंकि आप वन विभाग में काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं, काफी अनुभव भी होगा आपको। क्या मुख्य वजह है इसकी? अगर सबसे प्रमुख वजह माना जाए जी, तो वो है वनों का कम होना, वन क्षेत्र में कमी होना। ये सबसे प्रमुख वजह है। और जितनी भी सारे इसकी जो अलग अलग वजहें आई हैं सामने, वो सब इस जो मूल वजह है उसी का परिणाम है। अच्छा। हमारे वन क्षेत्र घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं या किसी विकास कार्य या किसी अन्य कारणों से हमारे वन क्षेत्र पर दबाव बहुत बढ़ रहा है जी। जिस कारण से हाथी जहां पर वो विचरण करते थे उनका क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है जी। और ये एक समस्या का एक सबसे प्रमुख वजह है। यदि हम इसके इतिहास में जाएं, जब ये वन क्षेत्र नष्ट नहीं हुए थे, तो हाथियों की जो बसाहट कह लीजिए या उनके जो घूमने का कॉरिडोर कह लीजिए, जो भी हम उसे नाम दे दें, वो क्या हुआ करता था? क्योंकि हम ये देखते हैं झारखंड की तरफ से भी आते हैं और दूसरे राज्यों से भी हाथियों का छत्तीसगढ़ आना होता है, या यूं कहें कि किस्म का पलायन होता है उनका। तो ये पहले ये क्या इलाका था जो अब घट रहा है? देखिए, हाथी और मानव अगर आपस में कभी टकरा भी जाएं या कभी उनका आमना सामना हो जाए तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से भिड़ंत ही हो जाएगी या वो झगड़ ही लेंगे, इस तरह का कोई नहीं होगा। तो पहले उनका क्षेत्रफल काफी ज्यादा था। हाथी अब पर्याप्त क्षेत्र उनको घूमने फिरने के लिए था, तो उनको भोजन, रहने का जगह, उनको लगभग 40 किलोमीटर रोज उनको टहलना है, उनको चलना है। तो उसको अनवरत, मतलब बीच में अनइंटरप्टेड उनको चाहिए। तो वो चलते थे। तो हमारा पहले कितने बहुत कम जनसंख्या थी, अभी जनसंख्या समझिए कि 300 साढ़े 300 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। उस समय तो बहुत कम था, लगभग इसका 1/3 था। तो कहीं भी ऐसा उस समय स्थिति ऐसी नहीं आती थी जिस कारण से कि मानव का जो कार्य क्षेत्र है और हाथियों का भी जो रहने का, उनका भी जो कार्य क्षेत्र है, उसका कभी टकराव हो। इस कारण से कभी कभी यदा कदा दुर्घटनाएं होती थी कि आपस टकरा गए, लेकिन इस तरह का द्वंद नहीं होता था जिस द्वंद का सामना अभी हम लोग कर रहे हैं। हाथियों को आमतौर पर एक जो आम इंसान है उसके मन में जो हाथी की छवि है वो शांत सा प्राणी माना जाता है। उसको शेर या चीता या तेंदुए की तरह खतरनाक नहीं माना जाता है। तो क्या वजह, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि हाथी की क्या आदतें होती हैं, किन बातों पे वो उत्तेजित होता है या उसको गुस्सा आता है, इसके बारे में भी बताइए। हम लोग क्या है, हाथी को एक अन्य जानवरों की तरह जानवर समझ लेते हैं। जैसे वन क्षेत्र में एलिफेंट है, चीता यहाँ तो नहीं है, लेकिन टाइगर है, लायन है, हाइना है, उस श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी भूल है, हाथी उन सब से बहुत अलग है। और क्या अलग है? देखिए, बेसिकली वो मानव के जो जहां तो कॉग्निटिव, जो दिमाग का और सोचने समझने की क्षमता के ख्याल से उनका हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। और उसको अगर देखा जाए तो हाथी बहुत ही विद्वान और बहुत ही, मतलब समझिए, संवेदनशील प्राणी में आता है, जो उसके आसपास कहीं भी दूसरे लोग नहीं लगते हैं और हम मानव भी नहीं लगते हैं। तो जैसे मैं बताऊं, अगर उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पर जाएं तो
हमारा जो है लगभग हाथी का जो ब्रेन होता है, ब्रेन 5 किलो करीब का होता है। अच्छा। और जबकि हमारा ह्यूमन का ब्रेन जो होता है लगभग 1.1 किलो 1 किलो के आसपास, 4 गुना हमसे बड़ा ब्रेन होता है। तो कितनी सोचने की क्षमता होगी। दूसरा समझिए कि उसका जो न्यूरॉन, जिस कारण से हम अधिक सोच पाते हैं, हम एज ए ह्यूमन इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए हैं, जो न्यूरॉन होते हैं जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिसमें जितना ज्यादा न्यूरॉन की संख्या उतना ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। 4 गुना न्यूरॉन उसमें ज्यादा है। अच्छा। 257 बिलियन न्यूरॉन्स हाथियों में हैं और उसका लगभग हम लोग 89-90 जो बिलियन न्यूरॉन्स हैं हम में है। सोचिए हम लोग 1/4 हैं। तो इस तरह का हम लोग को इस परिदृश्य में समझना पड़ेगा। वो हमारी तरह ग्रीव करते हैं, जो कहीं भी उनके अगर मृत्यु हो जाती है उन तरह की ग्रीव, उनके तरह जो अल्ट्रुइज्म, मतलब जो लोगों को समाज सेवा का भावना अपने एक दूसरे को करने का है, अपने साथियों के लिए जो उनको एक दूसरे कोऑपरेशन है, सारे ह्यूमन बिहेवियर हमसे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने देखा वो झुंड में रहते हैं। हाँ। एक किस्म का सामाजिक प्राणी है वो। यस। उनका सामाजिक प्राणी को बता दूं कि वो जो है मैट्रियार्कल सोसाइटी है और उसमें वो लेडी बॉस, अच्छा, उसमें जो बॉस जो होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली लेडी होती है, उसको हम लोग लेडी बॉस बोलते हैं। उनके नेतृत्व में पूरा झुंड चलता है। और देखिए कितना दिमाग उनका होता है, उनके कितने विकसित हैं। जैसे ही मेल बड़ा हो जाएगा, वो जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाता है तो उसको अपने ग्रुप से बाहर कर देते हैं। अच्छा। उसको दूसरा ग्रुप ढूंढना पड़ता है ताकि इनब्रीडिंग ना हो जाए। अच्छा। आपस में ही भाई बहन में या क्लोज रिलेटिव में ही फिर से बच्चे पैदा ना हो जाए, जिससे जेनेटिक विकृति ना हो जाए। हमारे लिए एक बड़ी नई बात है, बहुत है। तो इनब्रीडिंग ना हो जाए, इसलिए वो अपने को, जब वो मस्त स्टेज में आता है, मस्त स्टेज मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका हाई हो जाता है जी। और वो जब एडल्ट एज में होता है तो उसको बाहर कर देते हैं। अच्छा। और उसको दूसरे ग्रुप में जाना पड़ता है। उसी समय वो हाथी जो होता है उसको लोनर टाइप में रहते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा। और वो फीमेल की तलाश में रहता है, दूसरे ग्रुप की तलाश में। दूसरे ग्रुप में जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने ग्रुप भगा दिए हैं, तो काफी डिजेक्टेड और फिजियोलॉजिकली जो हार्मोनिकली काफी एक्साइटेड स्टेट में होता है जी। तो इस कारण से वो करता है। तो हम लोग को जो व्यापकता में समझना पड़ेगा, उसके फिजियोलॉजी क्या है, उसका मानसिक स्टेज क्या है, उसके ब्रेन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, उसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी माना जाता है हाथी के शरीर को देख के लगता है कि वो ज्यादा तेज भागता नहीं होगा, लेकिन सुना है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बहुत तेज भागता है। आप देखेंगे कभी कभी आप हरिद्वार के सड़कों में या बहुत जगह आपको अगर वीडियो मिलते हैं तो उसमें आपको एक नॉर्मल व्हीकल है, अगर बैक फ्रंट में तो उसे नहीं उतना कर पाएगा, फुल स्पीड में है, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हैं और जो पिकअप पकड़ना है उस समय आपको पकड़ लेगा वो। अच्छा। इतना स्पीड रहता है, मतलब वो काफी। और पैदल में तो आप उसे भाग नहीं सकते हैं जी। मतलब आपको कभी भी उसे भागना है तो 100-200 मीटर से आप ज्यादा दूरी पर हैं तभी आप उसे कर सकते हैं। अगर उसके पास आए तो फिर आप उसको जो है उसके मर्जी पर हैं। प्रेम कुमार साहब, ये तो हमने बात की कि क्या वजह है उसके। आपने कहा कि हम कहीं ना कहीं जंगलों को खत्म कर रहे हैं, उनके इलाकों में हम बस्तियां बसा रहे हैं, तो फिर वो अटैक करते हैं, वो हमला करते हैं। ये जो समस्या है उसकी गंभीरता से भी हम श्रोताओं को परिचित करा दें। अभी यदि आपके पास कोई जनहानि के आंकड़े हों पिछले साल के, तो वो आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं ताकि इसकी गंभीरता समझ में आए। देखिए, जनहानि जो है अभी पिछले साल, अभी जो मेरे पास आंकड़ा है वो है 55 जनहानि छत्तीसगढ़ में, 55 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और लगभग यही आंकड़ा पिछले 4-5 सालों का है। कभी 65 हो जाएगा, कभी 45 हो जाएगा। कई मकानों को भी नष्ट कर चुके हैं। हाँ। कई एकड़ फसल भी बर्बाद कर चुके हैं। मकानों को भी नष्ट करते हैं, फसलों को भी नष्ट करते हैं। अच्छा, जैसे हाथी मान लीजिए रिहायशी बस्ती में आता है, क्योंकि वन विभाग भी अब काफी सतर्क हो गया, कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो इस हाथी और मानव के द्वंद्व को रोकने के लिए, और यदि मान लीजिए हाथी आ ही गया, खबरें मिलती रहती हैं कि हाथी का झुंड यहाँ विचरण कर रहा है, तो फिर वन विभाग क्या एहतियाती उपाय बरतता है, क्या कदम उठाए जाते हैं उनको बस्तियों में आने से रोकने के लिए या किसी किस्म का हमला करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, कदम में जो है इसके बहुत सारे जो चरण हैं। जैसे आपका हमको अगर मेजर लेना है तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर के रूप में है जी। तो जैसे अगर हाथी, शॉर्ट टर्म क्या है कि हमारे पास अभी समस्या आ ही गई। जैसे हमारे पास में हाथी अब हमारे क्षेत्र में विचरण कर रहा है, कहीं हाथी के कारण जानहानि हो ही गया, फसल हानि हो ही गई, तो उसको तो हम लोग अब जान तो वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्षतिपूर्ति देते हैं। विभाग उनको क्षतिपूर्ति देता है। जनहानि होने पर 6 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति उनको मिलता है और बहुत जल्दी देने का प्रयास हो। पहले डिले होता था, कुछ ठीक हो गई है, आसान कर गई है। तो 6 लाख
रुपए आपको जो है, और लगभग आपको जैसे मकान टूटा है तो 95,000 के करीब, अगर थोड़ा सा उसमें ये है कि पहाड़ी है कि प्लेन में है, कच्चा पक्का मकान, मतलब भौगोलिक स्थिति भौगोलिक, तो लगभग 1 लाख अराउंड, एग्जैक्ट कोई तो बहुत फिगर तो नहीं है, लेकिन 1 लाख के करीब अगर पूरी मकान क्षतिग्रस्त हो गई है तो 1 लाख का उनको मकान क्षतिग्रस्त में मिलता है। अगर 25% हुआ तो 25,000 है, उसी अनुपात में मान लीजिए। जैसे फसल भी जैसे होता है उस मुताबिक भी फसल हानि होने पर भी उनको मुआवजा दिया जाता है। रोकने के लिए जैसा बताएं कि कैसे उसको, अगर हाथी आ ही रहा है और हाथी आ ना जाए तो उसके लिए विभाग पूरा दिन रात लगा रहता है। तो जो चीज को कम महत्व देते हैं, मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा महत्व है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जी, हमको जो है ना एज ए हाथी के मानव जाति के रूप में और हाथी के रूप में कोई एग्जिस्टेंस का रखना पड़ेगा। ये चीज हम उन लोगों को सिखाते हैं कि हाउ टू को एग्जिस्ट। जैसे सबसे बड़ा यह है कि अगर मान लीजिए बहुत जगह देखेंगे आपकी हाथी आ गए तो उनको मसाल से लेके दौड़ाते हैं। पहले खेदा जैसा होता था कि उसको हल्ला पार्टी मिलके उसको दौड़ाते थे, हाँकते थे, यहां से वहां भेज दिए, वहां से कोई बर्छी उसके इसमें बर्छी डालते थे। वो गलत पैटर्न है। अब है कि हाथी मित्र दल का गठन हुआ है। हाथी मित्र दल के लोग गांव वालों के सहयोग से उनको फिर उनसे दूर रखते हैं और हाथियों को रास्ता देते हैं, बता देते हैं ठीक है हाथी यहां पर है और आप लोग इनको एक रास्ता हाथी जाने का इधर जाएगा, और आप लोग तत्काल उस समय उनको उधर अलग करके हाथियों को कोशिश करते हैं कि जहां उसको जाना है बिना लोगों से रोक के बिना किसी बाधा चलेगा। बेस्ट मेथड वही है। एक हो गया। दूसरा एक और जो है इसी क्रम में अलर्ट करने का सिस्टम है। एक हमारा जो है मोबाइल अलर्ट सिस्टम है, सजग बोलते हैं, सजग ऐप है। तो उसके माध्यम से भी जैसे अगर कहीं कोई कुछ हाथी आने का है, कोई गांव में जैसे हाथी आया तो वहां का कोई भी स्टाफ है, इवन पब्लिक भी है, वो एक उस ऐप पर अलार्म बटन जमा सकती है, तो हमको पता चल जाता है कि हाथी का लोकेशन ये है। उससे फिर लगभग 30-40 किलोमीटर के अंतर गांवों में हम लोग तत्काल सायरन से बता देते हैं कि यहाँ हाथी है, आप लोग घरों में रहें, या आप लोग जब जल्दी सावधानी से निकले, उस समय आपको जो जंगलों की एक्टिविटी है उसको। अच्छा, हाथी के विचरण पे कैसे नजर रखी जाती है? इसके मॉनिटरिंग के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है? 2-3 पहले तो था कि लोगों के हाथी यहाँ देखे क्या, हमारे इनपुट्स मिल जाते थे। ये इनपुट्स हमारे स्टाफ हमेशा लगे रहते थे। गांव में हमारी वन प्रबंधन समितियां हैं, उनको बताए रहते थे। तो हाथी का कहाँ गया, किधर गया, उनसे इनपुट लेके उसको करते थे। अभी लेटेस्ट टेक्निक में अभी जो थर्मल ड्रोन का उपयोग हो रहा है। थर्मल ड्रोन के रूप में आपका जो कटघोरा क्षेत्र में खासकर हमारे जो एक वन मंडल अधिकारी कुमार निशांत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा और लोग भी कर रहे हैं। और रेडियो कॉलर भी लगाया जाए, रेडियो कॉलर भी लगाते हैं, रेडियो कॉलर भी लगाते हैं। उनके मेल सबको नहीं करते हैं, अगर हर्ड में जा रहे हैं रेडियो कॉलर भी लगाते हैं। और ड्रोन से कि रात में भी जैसे दिखाई नहीं पड़ता है, काला होता है दिखाई नहीं पड़ता है, तो ड्रोन से अपने को हम लोग यहाँ अलर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन रेडियो कॉलर में एक दिक्कत है। रेडियो कॉलरिंग होने के बाद अगर कोई लोनर, जैसा बताया कि जो मेल है और उसको भगा दिए हुआ, उसको ग्रुप से हटाए हुए हैं, अकेला है, तो उसमें फिर वो पकड़ में नहीं आता है। जब ग्रुप हम लोग देखें, एक ग्रुप तो मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर गांव में देखा गया, वहां से दूसरे गांव वाले बोले ये ग्रुप तो यहाँ गया, लेकिन एक छिटक के कहीं और चला गया, उसका पता नहीं रहता, उससे बहुत बार धोखा हो जाता है। उसके बारे में हम लोग सावधान नहीं रहते हैं। तो आजकल उसको लोनर बोलते हैं, तो लोनर पर भी काफी ध्यान देखना पड़ता है, गिन के भी रखना पड़ता है कितने का दल था, अभी कितने हैं। हर हाथियों का डोजियर बनाने का भी चल रहा है कि उसका एक पूरा पहचान पत्र टाइप का, ये हाथी देख के ही दूर से पता चल जाए कि ये हाथी है और उसका क्या बिहेवियर है, क्या है। प्रेम कुमार साहब, इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि जो भी ऐसी, सबसे पहले तो आप ये बता दें कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं, और उसी के साथ एक अपील उन ग्रामवासियों के नाम पे करें जो प्रभावित इलाकों में रहते हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं हाथी मानव दंड की दृष्टि से, कि वो क्या चीजें ना करें जिससे हाथी जो है वो उत्तेजित ना हो, वो गुस्से में ना आए और हाथी के हमले का उन्हें सामना ना करना पड़े। जहां तक प्रभावित क्षेत्र का सवाल है, ये जनरली सरगुजा और बिलासपुर के क्षेत्र हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरगुजा में जैसे आपका सरगुजा वन मंडल है, सूरजपुर वन मंडल है, इधर कटघोरा है, बिलासपुर है, कोरबा है, रायगढ़ है, धर्मजयगढ़ है, ये एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित हो। आपका बस्तर तरफ भी, मैं वहां सीसीएफ था तो केस काल होते हुए भी वो लोग उधर गए थे, लेकिन अभी इन्हीं क्षेत्र में बालोद में भी हाथी आए थे, लेकिन जो सरगुजा और बिलासपुर के क्षेत्र हैं वो ज्यादा प्रभावित हैं। और लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि वो जब भी हाथी को देखे तो उसको अपना दुश्मन ना माने, उनके साथ में क्योंकि हाथी आपकी भावनाओं को समझते हैं। एक स्टडी हुआ है जिसमें बता दूं, बहुत शॉर्ट में छोटी है, केन्या में एक स्टडी हुई है, जो स्टडी में है आपकी आवाज से समझ जाएंगे कि आप उसके हितैषी हैं
या उनके दुश्मन हैं। अच्छा। जो एक केन्या का मसाई ट्राइब है और एक मांडा है, दो तरह के ट्राइब हैं। मसाई लोग हाथियों को कभी कभी शिकार कर लेते हैं या उनको अपने द्वंद में उनको हानि पहुंचाते हैं, और मांडा है वो नहीं करता है। इवन मसाई में भी जो फीमेल मेल है, तो हाथी कैन मेक आउट। अगर उसको एक्सपेरिमेंट कराया गया कि आपको आवाज दिया गया कि आप उसको हाथी आ रहा है, उसको सुनाया गया, मैंने हाथी के लैंग्वेज में उनको बताया गया उसके आवाज से, तो वो जब मसाई का रिकॉर्डिंग सुना तो दे बिकम डिफेंसिव। वही मांडा जो था, सेम बात, हाथी आ रहा है, उनके कम्युनिटी का मांडा है, तो उसमें दे वर केयरफुली, और उनको मसाई वाले में वो आपको ये थे। तो इससे हमको ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं को आप उनके प्रति अच्छा रखेंगे तो आपको हानि नहीं पहुंचेगी। एक बात और भी देखने में आती है कि मना करने के बावजूद भी लोग जंगल में, जैसे आपने कहा कि उनको सजग किया जाता है, अलर्ट किया जाता है कि हाँ भाई हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है, फिर भी लोग जंगल चले आते हैं। आजकल एक नया शौक चल गया है कि वो रील बनाने के लिए या इंस्टाग्राम में डालने के लिए या फेसबुक, लोग वो जो है मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं पास में जाके। तो ये सब भी मना करिए कि भाई ऐसा ना करें, आपकी ही जान जोखिम में पड़ रही है। आपने जो बताया, हम यही अपील है, और न मोबाइल और इस तरह के उसमें टेम्पटेशन में ना आए, और आप अपने जान को जोखिम ना डालें। वन विभाग को, उनके लोगों को सूचित करें और उनके साथ द्वंद्व ना करें, उनको कभी खेदा ना करें, मसाल से कभी पटाखों से उनको ना करें। और इस तरह से आप उनके साथ में आप प्रेम सहअस्तित्व रखेंगे तो सबसे कम हानि होगी और सबसे अच्छे ढंग से हम लोग उनके साथ जीना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कई जानकारियां तो बहुत नई थी, और मुझे उम्मीद है कि अब ये जो हाथी मानव द्वंद्व की घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और हाथी और इंसान एक साथ एक अच्छी तरह से रह सकेंगे। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित बातों बातों में कार्यक्रम का यह अंक यहीं संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।